नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 9 और 10 का प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे। इसमें मेनली जीएस का मतलब 31 क्वेश्चन से लेकर 70 क्वेश्चन नंबर है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर से। पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24, 16 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए, आपको पता होगा कार्य जो होता है वर्क, ये टाइम इनटू क्षमता, मतलब कितनी क्षमता है। और क्षमता यहाँ पे देख सकते हैं, ए कितना 24 दिन ले रहा है, बी है 16 दिन और सी है 32 दिन। तो इसका उल्टा करके वो रेशियो निकालिए, वही इन तीनों का एक तरह से क्षमता बताएगा। तो ये आ जाएगा 4, 6 और 3। ये रेशियो इतना आ जाएगा, मतलब 96 से कीजिए इंटू, तो ये आ जाएगा। मतलब ए का क्षमता 4 गुना है और इसका 6 गुना 3। तो अब देखिए, ए 24 दिन, बी 16 दिन, सी 32 दिन और 4, 6 और 3 क्षमता है। तो वर्क वाकई में कितना हो रहा है, काम हो रहा है आपका। एक तरह से मान लीजिए जो काम है वो कितना हो गया, दिन इंटू क्षमता 96 है ना। मतलब ये भी उतना ही काम करेगा। मतलब ये 24 दिन में 4 के गुने की क्षमता के साथ ये 96 मतलब काम कर रहा है। 96 एक तरह से कार्य हो गया है ना। 96 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य वर्क। तो ऐसे ही अब बोल रहा है कि ए और सी काम कर रहा है, तो ए और सी अगर काम करेंगे तो कितना देख लीजिए, ए और सी 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो 6 टाइम हो गया। और क्षमता इंटू कीजिए, 4 + 3 7, मतलब 42। टोटल काम कितना है, 24 इंटू 4 मतलब 96। मतलब कोई भी चीज़ 16 इंटू 6 कीजिए, चाहे 32 इंटू 3 कीजिए, सभी 96 आएगा। 96 ये हो गया। और ए और सी मिलके कितना कर रहा है, 42 कर रहा है। ठीक, मतलब 96 वर्क टोटल है और 42 ये ए और सी मिलके कर रहा है। बचा 54। ठीक, 54 हो गया। ए और सी बचा, मतलब बचा कार्य कितना हो गया, 54। तो कार्य बचा है तो समय क्या है, कार्य बटा क्षमता। तो बी का क्षमता कितना था, 6 था। तो ये निकालने पे आ जाएगा 9। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 सी। 32वां क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए, आपको पता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल। मतलब जो नंबर है इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। मतलब n इक्वल टू 5 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा रिमाइंडर। ठीक, तो 7n को, मतलब इसको 7 गुना कर दीजिए दोनों को ऊपर, 35x + 14 हो जाएगा। ठीक ना। इसको आप इस तरह से और लिख सकते हैं, कॉमन ले लीजिए इसमें से, 7 × 5 = 35 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10 + 4। मतलब 5 से डिवाइड, मतलब 7n को आपने 5 से डिवाइड कर दिया इतना मल्टीपल टाइम, मतलब कुछ नंबर है, सपोज कीजिए 50 नंबर है। ठीक ना, 50 टाइम में 5 7n डिवाइड हो गया 5 मरते 5 से डिवाइड करने में। तो बचा कितना, ये प्लस जो बच के जो बाद में बच रहा है ये 4, यही रिमाइंडर हो जाएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा शेषफल 4 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो देखिए, ये हो गया।
तो डायगोनल अगर यहाँ पे है तो ये जो हो गया, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस, टोटल मिला के बन जाएगा व्यास मतलब डायमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो होता है डायगोनल हाफ इंटू डायगोनल का मतलब कि व्यास का स्क्वायर। तो व्यास कितना है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 का बी। 34वां क्वेश्चन है कॉट 3/4 है तो किसके बराबर होगा। तो देखिए कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन होता है 30/30, तो कॉट कितना होगा 30/30। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अब हमको निकालना है ये इसका वैल्यू जो दे रखा है। साइन थीटा क्या हो जाएगा 10/10, 4/5। कॉस थीटा होगा 3/5 और माइनस 4/3। माइनस 9 थीटा है तो 4/3 कर देंगे, किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद सीधा आ जाएगा आपका, ये हो गया 8/5 माइनस 4/3, ये आ जाएगा आपका बी आंसर, 1/15 आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन, उस बिंदु के नियामक बताया जो बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा को 3:1 अनुपात में विभाजन। इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल मतलब दोनों के बीच पॉइंट है वो। जैसे कोई आपको ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है। ए आपको मान लीजिए -1,3 है और बी दे रखा है 4,-7। इंटरनल डिवीजन मतलब ये होता है अंदर में कोई पॉइंट लाए और इसको 3:2 में डिवाइड किया। एक्सटर्नल मतलब ये भी हो सकता है, इधर से भी कर दिए तो इधर से करने पे ये 3:2 नहीं आएगा, इधर करने पे आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले ली एक्सटर्नल, तो ये टोटल आ जाएगा 3 और ये इतना हो जाएगा 2। एक्सटर्नल अगर ये रहता तो इसका मतलब ये है कोई पॉइंट यहाँ पे इसी लाइन में यहाँ पे ले लिए और ये हो गया 3 और यहाँ से यहाँ हो गया 2, है ना। तो 3:2 रेशियो हो जाता ना, पर वो ना करके बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिए जो कि 3:2। तो हमें पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे है -1 प्लस 3 प्लस 2 5, तो 7 - 5/5, तो ये हो जाएगा 1, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कितना हो गया 1 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया। एक 3:4 था, एक प्लस 2 इंटू -1/5, 12 - 2 13/, 12 - 2 10 बटा, तो ये x = 2 हो जाएगा ना। ऐसे y कैसे निकलेगा 3 और दूसरे वाले का मतलब b का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -7 प्लस 2 इंटू x का y कोऑर्डिनेट 3/3 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करने y -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब x = 2 y = -3, तो यह ऑप्शन सी में है। 36वां क्वेश्चन है, यादृच्छिक रूप से चुने एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक ना। तो देखिए लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है, ठीक। तो 366 दिन है, तो इसमें क्या होगा 52 टोटल सप्ताह होगा, 52 इंटू 7 करने पे आ जाएगा आपका प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना, 344 आ जाएगा, 364 आ जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 2 दिन एक्स्ट्रा जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। फिर संडे मंडे फिर आने लगेगा, तो मतलब यही आने लगेगा। इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो कहते हैं संडे कितना आ रहा है, इसमें टोटल कितने आ रहा है, मतलब 7 जो 2 दिन बच रहे हैं वो दो कितने तरह के वो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चीज हो सकते हैं, है ना। पर उसमें से संडे का आपको निकालना है, किसी भी दिन का, अगर संडे को छोड़ के वो मंडे का भी बोले तो भी यही बात होगा, क्योंकि मंडे देखिए यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है ना। तो यहाँ ऐसे संडे बोला तो यहाँ भी संडे है और यहाँ भी संडे है, 2 बार हो रहा है, तो 2/7 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं के खंभे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु की खंभे के आधार से दूरियां क्रमशः 9 मीटर तथा 16 मीटर है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें ये निकालना है, ये खंभा है इसी इधर, और यहाँ पे पॉइंट, ये डिस्टेंस 9 दिया और ये डिस्टेंस 16 दे दिया है। तो देखिए ये हम ये tan थीटा निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में एक और दे रखा है इन्होंने, कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब इसको अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 90 डिग्री, तो इसीलिए हम tan अल्फा लिखेंगे। tan अल्फा लिख क्या हो जाएगा, h/9, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं cot बीटा, ये 16/h हो जाएगा। तो cot बीटा को कैसे लिख सकते हैं, cot बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, है कि नहीं, 16/h, 90 माइनस अल्फा, cot 90 माइनस अल्फा होता है tan अल्फा, है ना। मतलब tan अल्फा आ गया h/9 और 16/h दोनों आ गया, दोनों को इक्वल करते हैं, h/9 इक्वल टू 16/h, तो h इक्वल टू √9 इंटू 16, 3 इंटू 4, मतलब कि 12 मीटर। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका मुस्लिम समुदाय का प्रमुख नृत्य है। झिझिया भी होता है, झिझिया भी हमारे बिहार का ही बहुत ही नृत्य है। और एक बार ये झरनी नृत्य है ना, मुहर्रम के समय ये मतलब किया जाता है, और ये शोक है, मतलब दुख का प्रतीक है, ये खुशी में नहीं करते हैं, दुख में प्रतीक करते हैं, दुख में, ये मुहर्रम में दुख का एक त्योहार है, दुख चीज का त्योहार है। और झिझिया है हमारे बिहार का एक और नृत्य। 39वां क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान से की औसत ढाल किस ओर है। तो देखिए दोनों साइड से, ये गंगा है तो दोनों साइड से ना गंगे तरफ जाता है पानी सब, है ना, चाहे इधर से चाहे ऐसे नीचे से, बीच में गंगा है, ये गंगा है हमारी, और ये बिहार था। तो बोलेगा दक्षिणी, तो दक्षिणी का क्या बोला, मैंने नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण से उत्तर, मतलब ऊपर जा रहा है, तो दक्षिण से उत्तर जा रहा है। ऐसे ही बोलता ऊपर में तो क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, ऐसे डायरेक्शन है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। तो ये हमारा तेल शोधक, ये जो बरौनी का तेल शोधक है, इसको हमने रूस, जो उस समय USSR होता हुआ करता था 1964 के काल में, तो उसके मदद से बनाया था यहाँ पर। और भारतीय तेल निगम इसकी इकाई है ये। इकतालीसवां क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं। तो ऐसे पटना में है,
कोई पटना में देख लीजिए, पटना खुद आ जाता है। फिर उसमें आ जाता है आपका रोहतास, बक्सर, जो भी एकदम जो पश्चिमी क्षेत्र में जितने हैं लगभग आ जाते हैं इसी में। कैमूर, भोजपुर, तो देखिए 4 से ज़्यादा ही हो गया। फिर मुंगेर, मुंगेर में लखीसराय है, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय अपने आप में आ गया इसमें 4 से ज़्यादा। मुंगेर खुद भी आएगा। मगध है, मगध में आपका गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। तो ये सभी मतलब एक तरह से ये सभी है। उसके अलावा एक तिरहुत भी है जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर आता है। टोटल मिला के 4 है। 4 ऐसे प्रमंडल है, 9 में से 4 ऐसे प्रमंडल है जिसमें 4 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं। 42वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया महेंद्र मिश्रा जी को। 43वां क्वेश्चन है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया? 43वां क्वेश्चन है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये किया गया है CD देशमुख। ये रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। 44वां क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी कौन बनी? तो जो पिछले साल का IPL हुआ था महिलाओं का, अभी जस्ट भी चल रहा है, वुमेन्स का दूसरा सत्र स्टार्ट हुआ, पहला सत्र हुआ था 2023 में। तो उसमें मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराया था, मतलब मुंबई इंडियन जीता था। और इसके कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। 45वां क्वेश्चन, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या बल होगा? देखिए, हमें ये पता है दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मास और डिस्टेंस का होल स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक, और बोल रखा है दोगुनी कर दी जाए, दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुनी कर दी जाए, मतलब m1 इंटू m2 होता है, दोनों का मास का इंटू होता है ना। अब दोनों का दोगुना हो रहा है ना, दोनों का दोगुना हो रहा है, मतलब m1 भी दोगुना हो गया, m2 भी दोगुना हो गया, और बीच की दूरी अपरिवर्तित है, मतलब r स्क्वायर कांस्टेंट है। तो मतलब m1 इंटू m2 ये दोनों चेंज कर रहा है, तो अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 क्या हो गया? 2 टाइम्स m1 हो गया, ये भी 2 टाइम m2 हो गया, और नीचे वाला सेम रहा r स्क्वायर। तो ये मतलब 4 टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू का, है ना, m1 m2 r स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो गया है। तो 45 का इसका मतलब B हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये फोर्स इक्वल टू Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, r दोनों के बीच का दूरी है। 46वां क्वेश्चन, एक परमाणु की प्रथम परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया, मतलब जहाँ लास्ट है, जैसे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये जो रेडियस होगा ना, यहाँ से यहाँ की दूरी सेंटर से लेकर यहाँ, वो हो गया त्रिज्या, है ना। जैसे इस वाले केस में क्या इलेक्ट्रॉन यहीं तक है, तो ये जो होगा दूरी यही हो जाएगा इसका रेडियस, है ना। जैसे कि इस वाले केस में गलत दिखाया गया है पहले वाले में, क्योंकि ये दिखाया गया गलत है, बल्कि यहाँ पे ये होगा, ये दूरी होगा, तो इसलिए गलत हो गया। इस वाले में देखिए इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं नहीं है बिंदु, है ना, इलेक्ट्रॉन के में ही है, के ही सेल में है, तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसलिए ये दूरी हो गया, चाहे ये दूरी, सब तो बराबर ही है, सर्किल है इसलिए, तो ये सही दिखाया गया, इसलिए बी वाला। सी वाले में देखिए इलेक्ट्रॉन एम में भी, लास्ट में भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए आउटर मोस्ट वाले सेल का जो सेंटर से दूरी है वो हो जाएगा रेडियस, ये नहीं होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ये दूरी। और लास्ट ऑप्शन में देख लीजिए, ये तो कुछ अजीब चीज़ है और उटपटांग चीज़ है, तो इस वाले केस में क्या हो जाता है आपका, अगर होता तो ये वाली दूरी हो जाता, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट है, एम एन इलेक्ट्रॉन आपको नहीं है कहीं पे। ठीक, तो इसका आंसर बी और सी सही है, तो मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा।
43वां क्वेश्चन है, यौन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? जनन कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, अपरा का विकास ये नहीं होता, एस्ट्रोजन का ये भी नहीं है रिलेटेड, ये सब होता है जो भी इससे रिलेटेड है, यौन आरंभ से रिलेटेड ये सब चीजें घटनाएं होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडल का गुण नहीं है? कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है। इसमें जो भी मिलाया जाता है और जिसमें वो दोनों सही से मिलते नहीं है ना, इसलिए ये सही है, पर हमें नहीं निकालना है। कोलाइडल इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज की परिकिरणित नहीं कर सकता, बल्कि करता है, ऐसा नहीं है, ये करता है, बहुत अच्छा से करता है, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, ये सही है। बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, इसको आप भले मिक्स सही से नहीं किया पर बहुत ही छोटे हैं, आप मतलब नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते इसको, तो ये सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है, मतलब जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सके? तो देखिए, लकड़ी, कागज, चमड़ा, ये सब को छोड़ दीजिए, धीरे 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 ये बैक्टीरिया वायरस सब मिलके खत्म कर देगा, तो ये ऐसा नहीं है। तो देखिए, पीवीसी, प्रक्षालक, ये सब इसको डिकम्पोज, इसको मतलब सड़ा गला नहीं कर सकते, ये हो गया, ये भी नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर बी और सी है, मतलब डी आंसर है इसका। 50वां क्वेश्चन है, तत्व ABCD तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17 और 12 तथा 13 है, तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इसका ये देखिए, ए का 9 था, तो इसमें क्या करते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है, 2n² है ना, तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में मैक्सिमम कितना आ सकता था, n = 2 रखने पे 4 दुनिया 8 आ सकता था, और लास्ट में कितना आ सकता है, 3 3 18 आ सकता है मैक्सिमम, और पहले में 2 ही आ सकता है, n = 1 रखने पे, n = 2 रखने पे, 3 रखने पे, पर यहाँ पे 9 है तो 2 यहाँ पे आ गया, तो दूसरे में कितना 7 आ सकता है, तो ऐसे ही निकालते हैं, a = 2 है, 2,7, ऐसे ही b 11 है, तो उसमें 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, फिर 1 आ गया, C में 17 है, तो C कितना 2 8 7 ऐसे बन जाएगा, D बनेगा 2 8 2, और E बन जाएगा, E का 13 है तो 2 8 3, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, मतलब A और C में लास्ट का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ना, A और C इसका आंसर, मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये आपका इंसुलिन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये बैटिंग एंड बेस्ट ने, याद रखिएगा, ये हमारा डायबिटीज वाले को सुई दी जाती है ना, उसकी बैटिंग एंड बेस्ट ने खोजा था। 52वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो कुंड का नाम है वैशाली के नजदीक, वहीं पे इनका जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 53वां क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी था जो पुराण का अध्ययन किया था, और ये कब आया था? ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, जिस मोहम्मद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो आया था,
तो मोहम्मद गजनवी जो आया था पहला मुस्लिम सा आदमी अटैक किया था जो भारत पे, वो अल-बरूनी उसी के साथ आया था। 54वां क्वेश्चन है, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि का कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसने 50 भूमि तक कर को बढ़ा दिया था। और इस मतलब ये जो कर बढ़ाया था भूमि से रिलेटेड, इसके अलावा इसने 2 नया कर, चराई और घराई कर को स्टार्ट किया था। इसने बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही मतलब कि विभाग बनाया था, संगठन बनाया था, दीवाने रियासत। इसी का चेला था मलिक काफूर सेनापति, मतलब जिसने बहुत साउथ को जीता था। एकमात्र ये बंदा था जो साउथ को अच्छा खासा जीतने में सफल रहा था। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपका फिरोज शाह तुगलक लगभग लाख से 1,80,000 दास हुआ करते थे। इसीलिए इसने एक दास का ही एक एक विभाग ही बना दिया था, दीवाने खैरात, जिसमें यही करता था, ये गरीब जो मुसलमान लोग हैं, गरीब लोग, विधवा लोग, अनाथ लोग, इन लोगों को आर्थिक सहायता देता था। और इन लोगों की देखभाल के लिए जो इसके गुलाम थे, दास थे, इसको देखभाल के लिए इसने बना दिया था दीवाने बंदगान। 56वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क जो है ना, इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। ऐसे प्रथम कौन था? वास्को डी गामा। तो ये था, ये जो ये आया था भारत की खोज में पहली बार पहुंचा था, वो था। इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए बोला था कि ये आदिल शाह जो गोवा के कंट्रोल कर रहा था, इसको हरा दिया था इसने, और गोवा पे कंट्रोल अपना स्थापित किया था अल्बुकर्क ने। मतलब कुछ जीत लिया था यहाँ पे आके, एक बड़े राज्य, बड़ी जगह को। तो इसलिए वो मतलब जीतने के बाद पुर्तगाली लोग स्थापित होने लगे। और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 57वां क्वेश्चन, इनमें से किससे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बड़ी सम्मानीय व्यक्ति थे दादा भाई नेहरू। इनके कारण जो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, वो 1907 में हुआ इनके कारण ही। मतलब उनके, ये 1906 में बने थे अध्यक्ष कांग्रेस के, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए उस साल नहीं हुआ पाया था सूरत स्प्लिट। मतलब कि जो गरम दल नरम दल वो विभाजन नहीं हुआ था इनके कारण ही, बहुत इज्जत सम्मान देने के लिए। और ये 3 अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और 1906। ये है कि ये एल्फिंस्टन कॉलेज था, मतलब वहाँ मुंबई में। यहाँ पे गणित और फिजिक्स का, मैथ और फिजिक्स का प्रोफेसर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे ये। 58वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो ये साबरमती से प्रारंभ की थी। और कहाँ गई थी? दांडी गई थी, गुजरात में। ये 24 दिन का सफर था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को पहुंचे थे वो दांडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। 59वां क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, तो इसलिए राज्य सूची में मतलब ये सम्मिलित है। मतलब सूची किसमें है? 7वीं सूची 7वें शेड्यूल में आती है, मतलब कि अनुसूची में आती है। और पंचायती राज में आता है, पंचायती राज जो है ये 11वें अनुसूची में आता है। सूची मतलब कि राज सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, ये सभी ये सूची है ना 7वें शेड्यूल में आती है, 7th। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 44वां पंथ निरपेक्ष, ये 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। इंदिरा गांधी के काल में आया था ये। इसमें पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। इसके अलावा भी 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे, समाजवादी और अखंडता। मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 में।
61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर 51, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे बोला जाता है, ये लिया गया है आयरलैंड से, जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं, आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से? ये लिया गया है यूएसए से। 62वां क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहर के जो आक्रमण है और आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस में से दिया गया है? तो ये यही है 355 में है, 355। और इसी के कारण 356 को लगा दिया जाता है, जिसको प्रेसिडेंस रूल बोलते हैं या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है इसी में। और 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, जो कि 3 बार अभी तक लग चुका है, 2 बार 62 में, एक बार 61 में, फिर 71 में, 2 बार ये लड़ाई हुई थी हमारी, एक बार पाकिस्तान से, 2 नंबर पाकिस्तान का ही लड़ाई था, ये चाइना का है, 62 का चाइना का है, और 71 का पाकिस्तान से था, और 75 ये इंदिरा गांधी द्वारा जब देश में उनका विरोध होने लगा तो तब जाकर लड़ाई थी। 63वां क्वेश्चन, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी, तो वो था मोहसिन फानी। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सूर्यनाथ बनर्जी साहब नहीं थे, क्योंकि इनकी अपनी एक संगठन थी, ये दूसरे भी एक संगठन के उसमें पार्टिसिपेट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी दूसरी बैठक ही 1885 में भी हुई थी, तो वहां गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में, कांग्रेस की बैठक में नहीं आए थे, स्थापना में नहीं थे वो। 65वां क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या है? तो आपका बृहद हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय सबसे प्राचीनतम है, और शिवालिक जो श्रेणी है ना, ये सबसे नवीनतम है, और सबसे नया है। 66वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दामोदर नदी बाद में जाके कहाँ मिलता है? हुगली में। पर दामोदर नदी से कौन कौन नदी मिलता है? तो देखिए, इंद्रावती ये इसकी सहायक नदी नहीं है, बराकर है, कोनार है, पर इंद्रावती नहीं है। जमुनिया भी है इसी की सहायक नदी, आपका दामोदर नदी की, दामोदर फिर फाइनली हुगली नदी में मिलता है। 67वां क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे लंबी जो है ना, बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद लगभग 4000 से ऊपर है, उसके बाद चीन के साथ है, मतलब उससे कम चीन के साथ है, 3500 पकड़िए, और ये 3200 के आसपास पाकिस्तान के साथ है, और नेपाल के साथ है 1500-1700 पकड़िए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीव स्वपोषक, मतलब खुद से खाना बनाने वाले कहा जाते हैं। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें यही ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, इसमें ही लक्ष्य है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है? ये आपको ओजोन लेयर के डिप्लीशन जो खत्म हो रहा है, उसके छिद्र जो बड़े बड़े होल हो गए उसको कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, इसको कम करना। इसे रियो +5 भी बोला जाता है, रियो, क्योंकि रियो कब हुआ था? रियो सम्मेलन 1992 में, तो रियो +5 मतलब 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ऐसे लागू तो 2005 में हुआ था, पर इसका सम्मेलन हुआ था 1997 में।
70वां और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि बिल्कुल है, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल है, ओजोन परत का बढ़ने से तो फायदा हमें, घट रहा है वो प्रॉब्लम है, इसलिए मॉन्ट्रियल को प्रोटोकॉल आया। तो सी गलत दिया हुआ, ओजोन परत का घटना चिंता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये था 70 क्वेश्चन। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।